किसान आंदोलन। और जब हम किसान आंदोलन पढ़ेंगे इसको भारतीय स्वरूप में भी और बिहार के स्वरूप में भी। तो पहले हम इसका स्वरूप देखेंगे। स्वरूप दैट मीन्स नेचर, नेचर ऑफ पीजेंट मूवमेंट, नेचर ऑफ पीजेंट मूवमेंट, है ना। 18th century, 19th century and 20th century। एटीन्थ सेंचुरी का जो आंदोलन था वह स्थानीय प्रकृति का था। नाइनटीन सेंचुरी का जो था वह स्थानीय प्रकृति से शुरू होकर राष्ट्रीय स्वरूप की ओर परिणत हो गया। ये इसका स्वरूप राष्ट्रवादी था और इसकी दो धारा हुई। एक कांग्रेस की धारा, दूसरी वामपंथी धारा और तीसरा अन्य। पूरे भारत में हम तीन स्वरूप देखते हैं किसान आंदोलन का। पहला 18वीं शताब्दी में इसका जो किसान आंदोलन का जो नेचर था वो स्थानीय प्रकृति का था। 19वीं सेंचुरी में जो भी आंदोलन हुए वो स्थानीय प्रकृति से शुरू होकर राष्ट्रीय स्वरूप की ओर परिणत हो गए। और 20वीं सेंचुरी में उसका स्वरूप था वह राष्ट्रवादी था, जिसकी तीन धारा थी, एक कांग्रेस, एक वामपंथी धारा और दोनों से एक इतर धारा थी। यानी दोनों आंदोलन से अलग हट करके कुछ धारा थी जिसको हमने अन्य के पोर्शन में रखा है। किसान आंदोलन क्यों हुआ? सबसे पहले इसके पीछे एक कारण को हम देखेंगे तो अंग्रेजों की जो भू राजस्व नीति थी उससे उपजा असंतोष के कारण भारत के अलग अलग क्षेत्रों में किसान आंदोलन हुआ। तो हम पहले व्यवस्था क्या थी उसको देखेंगे और उस व्यवस्था में कमी क्या थी, उस व्यवस्था से असंतोष क्यों उपजा था उसको समझने का प्रयास करेंगे और उस व्यवस्था से उपजे असंतोष को कैसे विभिन्न आंदोलनों में देखा गया है उसको देखेंगे। तीन व्यवस्था थी जैसा कि आपको पता है। एक अस्थाई बंदोबस्त थी, दूसरा रैयतवारी और तीसरा महलवारी। पहली तीनों व्यवस्था के बारे में समझे। अंग्रेज जब भारत आए तो बक्सर के युद्ध के बाद जो संधियां हुई, इलाहाबाद की संधि, दो संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765। शाह आलम द्वितीय से जो संधि हुई उसके तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को प्राप्त हुई।
अब बंगाल में आप ये कह सकते हैं कि द्वैध शासन हो गया। निजामत यानी शासन प्रशासन का भार बंगाल का नवाब देख रहा था और दीवानी का भार अंग्रेज देख रहा था। और ये कहा यह जाता था कि एक कैओस की स्थिति आ गई, अराजकता की स्थिति आ गई, क्योंकि जिसके पास पैसा है वो खर्च करना नहीं चाहता है और जिसको प्रशासन का भार मिला है उसके पास पैसा नहीं है। और के.एम. पन्नीकर ने इस काल को डाकुओं एवं लुटेरों का काल कहा है। मीर कासिम के समय जो भू राजस्व वसूली हो रही थी वो 6,46,000 और अंग्रेजों के समय जब उन्होंने दीवानी का भार अपने ऊपर लिया तो 2.5 गुना बढ़ गए। तो 2.5 गुना बढ़ गया तो आराम से तो नहीं बढ़ा होगा, किसानों का निर्ममता से शोषण किया गया होगा। तो किसानों ने विद्रोह कर दिया और सन्यासी का वेश धारण कर, क्योंकि उनको लग गया कि खेती में अब कोई लाभ नहीं है, तो 1770 से लेकर के 1800 के बीच में सन्यासी विद्रोह हुआ है बंगाल के आसपास, बंगाल में। बिहार में पूछा था सन्यासी विद्रोह का कहां प्रभाव था सबसे ज्यादा, तो लिखिएगा पूर्णिया। मतलब किसानों ने, उनको पता चल गया कि भूमि से आप खेती करें ना करें कुछ मिलने वाला नहीं है। और क्योंकि इसके बाद की जो व्यवस्था हम बताएंगे आपको 1770 से 1800 में, क्योंकि जैसे जैसे समय बदलता गया शोषक और ज्यादा शोषक होता गया, तो किसानों ने सन्यासियों का वेश धारण करके लूटपाट करना शुरू कर दिया, जिसको सन्यासी विद्रोह कहा जाता है, जिसकी चर्चा बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है। और इसी उपन्यास से वंदे मातरम लिया गया है। ठीक है, इस समय जो लूट का शासन चल रहा था और बहुत बदनामी हो रही थी ब्रिटिश सरकार की, लेकिन इसमें हो क्या रहा था कि जो भी गवर्नर जनरल हुआ करते थे वो नजराने या इस लूट के हिस्से का ज्यादा अपने पास रख लेते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं देते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति दिवालिया जैसी हो गई। ब्रिटिश सरकार की चारों तरफ बदनामी भी हो रही थी। तो ब्रिटिश सरकार ने कहा, जब 1772 में वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर जनरल बनकर के आए और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, तो शर्त के साथ पारित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को दिवालिया से बचाने के लिए पैसे चाहिए थे, तो 10 लाख पाउंड की सहायता दी गई ईस्ट इंडिया कंपनी को और कहा गया कि आपको संसद के नियंत्रण में आना होगा। इसलिए कहा जाता है पहला संसदीय नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी पर कौन हुआ, तो 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बावजूद नियंत्रण कुछ स्थापित हुआ, जैसे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में कहा यह गया कि उस समय उसी के एक्ट के तहत
सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 में, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्फ्रे। और उसने कहा कि जो कोई भी अंग्रेज अधिकारी अन्याय और अत्याचार करेंगे तो उन पर भी कार्रवाई होगी, न्याय का शासन स्थापित होगा। और कई अंग्रेज अधिकारी पर कार्रवाई भी हो गई। इसके विरोध में अंग्रेज अधिकारी उतर आए। उनका कहना यह था कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रसार के लिए काम कर रहे हैं और अगर उसमें ऊंच नीच होने की संभावना है, अगर ऐसा होगा तो फिर मुश्किल है। तो 1781 में अमेंडिंग एक्ट आया। उस अमेंडिंग एक्ट में कहा गया कि अगर कोई ब्रिटिश अधिकारी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के प्रसार के लिए कोई प्रयास करेगा तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और इसी कारण बाद में एलिजा इम्फ्रे ने रिजाइन दे दिया। लेकिन इस दरमियान भी भू राजस्व व्यवस्था को व्यवस्थित नहीं किया गया था, क्योंकि अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य था ज्यादा से ज्यादा भू राजस्व का दोहन। क्योंकि भू राजस्व के दोहन से वो यहां से कच्चा माल उठाते थे और ब्रिटिश उद्योगों को भेजते थे। कच्चा माल उठा करके ब्रिटिश उद्योगों को भेजता था, तो उसको वो निवेश का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? निवेश। हमारा पैसा हम ही से लेकर के और यहां पर खर्च कर रहे हैं किस पे? यहां से कच्चा माल उठाने के लिए। किसके लिए? ब्रिटिश उद्योगों के लिए। उसको क्या कह रहा है? निवेश। शब्द का इस्तेमाल हुआ निवेश। लेकिन वारेन हेस्टिंग्स ने भी भू राजस्व व्यवस्था में सुधार नहीं किया और उसने इजारेदारी व्यवस्था शुरू की। इजारेदारी व्यवस्था का मतलब होता है ठेके पर भू राजस्व की वसूली। इजारेदारी व्यवस्था मतलब हो गया ठेके पर भू राजस्व की वसूली। मतलब बोली लगती थी जब जमींदारी क्षेत्र की, जो जितना बोली देगा उसको वहां से राजस्व वसूलने का अधिकार दिया जाएगा। तो जो ऊंची बोली लगा करके राजस्व वसूलेगा, खरीदेगा, तो वो निर्ममता से राजस्व वसूल करेगा और ज्यादा बदनामी। और किसान, ये सन्यासी विद्रोह जो है वो चल ही रहा था, क्योंकि उसको पता था सन्यासियों किसानों को कि कुछ मिलने वाला नहीं है। तो सन्यासी विद्रोह कंटिन्यू हो रहा। और तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत भेजा कि एक ऐसा सुव्यवस्थित भू राजस्व व्यवस्था लागू किया जाए जिससे अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व तो मिले ही, लेकिन किसानों का निर्ममता से शोषण न हो और बदनामी न हो। इस सोच के साथ कॉर्नवालिस को भारत भेजा गया। अब कॉर्नवालिस ने सोचा कि कैसी भू राजस्व व्यवस्था, इसके लिए चर्चा हुई। भारत में जो स्थायी बंदोबस्त जो लागू है, उसका पहला विचार फिलिप फ्रांसिस ने दिया था। किसने दिया था? फिलिप फ्रांसिस ने, अस्थायी बंदोबस्ती का। जब यहां आए तो इनके दो सलाहकार थे, एक चार्ल्स ग्रांट, दूसरा जॉन सोर। कौन कौन? चार्ल्स ग्रांट और जॉन सोर। अब समझौता किससे किया जाए? भू राजस्व का समझौता किससे किया जाए? तो पहला प्रश्न उसका किससे किया जाए? तो जमींदारों से किया जाए या कृषकों से किया जाए? क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस खुद जमींदार था। लॉर्ड का मतलब ही होता है वो जमींदार था, और ब्रिटिश व्यवस्था में जमींदारी सिस्टम वहां काम कर रही थी। तो उसके विचार में कि समझौता जमींदारों से किया जाए।
ठीक है, किसको से ना किया जाए, एक मुश्त आएगा एक जगह आएगा। तो समझौता किया गया किससे? जमींदार से। इसलिए इसका नाम अस्थाई बंदोबस्ती क्या क्या नाम पड़ा? जमींदारी बंदोबस्ती। अस्थाई बंदोबस्ती का दूसरा नाम क्या है? जमींदारी बंदोबस्ती। दूसरा, इसमें शोर, जॉन शोर की सलाह को बहुत ज्यादा माना गया, इसलिए इसका नाम शोर बंदोबस्ती भी है। क्या नाम है? शोर बंदोबस्ती है। 1790 में इसे लागू किया गया और 1793 में जमींदारी बंदोबस्ती को अस्थाई कर दिया गया, इसलिए इसको अस्थाई बंदोबस्ती कहते हैं। 1793 में जमींदारी बंदोबस्ती को अस्थाई कर दिया गया, इसलिए इसे अस्थाई बंदोबस्ती कहते हैं। और इसे इस्तमरारी बंदोबस्ती भी कहते हैं। अब ये था क्या? तो आरंभ में मैंने कहा कि कार्य पहले कि कुछ वर्षों के लगाया जाए, 10 वर्षों के लगाया जाए, 1790 में डिसाइड किया गया। लेकिन 1793 में डिसाइड किया नहीं, इसको परमानेंट रूप से लगा दिया जाए, अस्थाई बंदोबस्ती यानी परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट रूप से इसका सेटलमेंट कर दिया जाए। और उस संदर्भ में अस्थाई बंदोबस्ती जमींदारों से की गई और जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया गया और कहा गया 8/9 भाग वो भूरा वसूल करके अंग्रेजों को देगा, 1/9 भाग वो अपने पास रखेगा। ठीक, और ये भाग कितना? 8/9 भाग अंग्रेजों को देगा, 1/9 भाग अपने पास रखेगा। ठीक, और 1794 में एक सूर्यास्त कानून बनाया गया। ध्यान में रखिएगा, सूर्यास्त कानून। इसमें कहा गया कि जो कोई जमींदार जो स्थायी बंदोबस्ती से, जमींदारी बंदोबस्ती से जुड़े, अगर नियत तिथि के सूर्यास्त से पहले अपना राजस्व जमा कर देंगे तो ठीक, अगर नहीं करेंगे तो उनकी जमींदारी छीन ली जाएगी। और इस पीरियड में 17% की जमींदारी छीन ली गई। 17% जमींदारों की जमींदारी छीन ली गई। और इन 17% जमींदारी जो छीनी गई उसकी बोली लगाई गई और इसको खरीदने वाले जो थे वो थे दूरभाषी जमींदार। कौन थे? दूरभाषी जमींदार। ये दूरभाषी जमींदार उसको कहते थे जो कलकत्ता या बड़े बड़े शहरों में रहते थे। वो व्यापारी हुआ करते थे, शहरों में रहते थे, व्यापारी हुआ करते थे, बड़े बड़े धन्ना सेठ हुआ करते थे। उनको जमींदारी से कोई मतलब नहीं था, किसको की स्थिति को सुधार करने से कोई मतलब नहीं था। वो दूर रहते थे और उसमें हुआ ये कि वो लोग अलग अलग ठेका पर देने लगे, तो कई मध्यस्थ वर्ग पैदा हो गए, सामंत और उप सामंतीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई और किसानों का शोषण बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। और वही जो उप सामंत हुए, जो मध्यस्थ हुए, आगे चल के मध्यम वर्ग के रूप में उदय हुए बंगाल। इतना ही छोड़ दीजिए इस अस्थाई बंदोबस्ती से। एक तो ये हुआ, अब जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया गया। वो किसान उपज करे उसका निर्ममता से वसूल लिया गया, क्योंकि जब किसान कुछ कर नहीं सकता, वो भूमि का मालिक नहीं, अगर नहीं वहां खेती करेगा तो बेदखल कर दिया जाएगा।
मालिक तो वो है नहीं। तो कहा यह जाता है कि 1901 का एक डाटा है, 1901 में जो जमींदार किसानों से वसूल रहे थे उसका 20% अंग्रेजों को दे रहे थे और 80% अपने पास रख रहे थे। गौर कीजिएगा, देना कितना है? 8/9, 89 देना है, 11 अपने पास रखना है। दैट मीन्स उसका ये जो 20% दे रहे थे दैट इज इक्वल टू 8/9 और 80% ये अपने पास रख रहे थे। कहने को वो एग्जैक्टली दे रहे हैं, क्यों? तो अंग्रेजी सरकार ने नियत कर दिया इतना आपको वसूल के देना है और इन्फ्लेशन के हिसाब से, मुद्रास्फीति के हिसाब से वो दर बढ़ती रहती थी, बाकी वो फिक्स था। तो जैसे मान लिया लाख में 100 में 89 वसूल के देना है और 11 अपने पास रखना है, तो 89 फिक्स हो गई, उसको देना है। लेकिन ये वसूलने लगे 200, 300, उसको 89 देना है, बाकी अपने पास रखना है, 400। तो किसानों की स्थिति और जैसी हो गई और कहा जाता है अस्थाई बंदोबस्ती में कृषकों की स्थिति भूदासों जैसी हो गई। किसकों की स्थिति क्या हो गई? भूदासों जैसी हो गई, जिसका वर्णन ताराशंकर बंदोपाध्याय ने अपने उपन्यास गणदेवता में बहुत बेहतर अंत किया है। ताराशंकर बंदोपाध्याय ने किसमें किया है? गणदेवता में। किसानों की स्थिति भूदासों जैसी हो गई, उनका विद्रोह करना स्वाभाविक था। यह 19% क्षेत्र पर लागू था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कन्नड़ा और बनारस में यह लागू था 19% क्षेत्र पे। और कहा जाता है कि यह जमींदार अंग्रेजों का स्वामी भक्त हो गया और जब जब भारत में विद्रोह उपजा जमींदारों ने अंग्रेजों का साथ दिया, या जब कभी जमींदारों के खिलाफ किसानों ने विद्रोह किया तो अंग्रेजों ने जमींदारों का साथ दिया। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज और जमींदार के बीच, क्योंकि जमींदारों को इतना बड़ा लाभ इससे पहले नहीं मिला था, चाहे मुगल काल में हो चाहे दिल्ली सल्तनत काल में हो। मुगल काल, दिल्ली सल्तनत काल में भी वसूलने का भार जमींदारों को ही था, लेकिन इतना लाभ नहीं मिला था। और इसलिए जितने भी जमींदार थे वो चाहते थे ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार यहां पर बनी रहे। हर समय उनका प्रयास ये होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार बनी रहे, जिससे हमारा जो लूट का शासन, शोषण का शासन बना रहे। तो जब भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह होता था तो जमींदार उसको दबा देते और अंग्रेज जमींदार के खिलाफ होता था, अंग्रेज उसको दबा देते थे। क्योंकि अंग्रेज को एक फायदा यह हो रहा था, बिना कोई अधिकारी लगाए उसको एक नियत राजस्व मिल रहा था। क्योंकि भारत बहुत बड़ा क्षेत्र है, अगर बंगाल, बिहार, उड़ीसा में ही वो अधिकारी लगाते तो उसकी आधी से ज्यादा अधिकारी वहीं लग जाते, पूरी ब्रिटिश अधिकारी। तो यहां पर तो कुछ लिमिटेड अधिकारी आए थे, अगर उनको भी इसी बुरा से वसूली में लगाता तो फिर भारत में एक्सपेंशन कैसे होता। तो एक नियत बुरा से मिल रहा था, बिना कुछ अधिकारी लगाए, इससे अंग्रेजों को भारत में पैर प्रसारित करने का मौका मिल गया। लेकिन किसानों की स्थिति भूदासु जैसी हो गई और जिसका हम स्वरूप देख रहे हैं स्थानीय प्रकृति का, कौन सा? सन्यासी विद्रोह। ठीक है,
अच्छा, अब हम दूसरी व्यवस्था पे आते हैं, रैयतवारी व्यवस्था। रैयतवारी व्यवस्था को 1792 ईस्वी में 1792 में बड़ा महल, मद्रास के बड़ा महल के पास पहली बार रीड ने इसे प्रायोगिक तौर पे लागू किया और बाद में क्वेश्चन ले लो। बाद में इसे पूरे मद्रास, फिर पूरे पश्चिमी क्षेत्र में इसे लागू किया गया। यह सबसे ज्यादा क्षेत्र में लागू था, 51%, 51%। स्टार्ट किया रीड ने, फिर मुनरो ने। तो इसलिए कहता है रीड और मुनरो को रैयतवारी व्यवस्था का प्रवर्तक। अब गौर कीजिए, इसमें अंग्रेजों ने समझौता किससे किया? सीधा रैयत से, यानी किसान से, और किसानों को भूमि का मालिक बना दिया गया। समझौता किससे किया? किसान से। किसान को भूमि का मालिक बना दिया गया, उसको राजस्व देना है, वो मालिक रहेगा। देखने से यह व्यवस्था बहुत अच्छी लगती है कि रैयतों को भूमि का मालिक बना दिया गया, लेकिन वहां पे भू राजस्व दर बहुत ऊंची थी और वो भी फिक्स नहीं था। अलग अलग जगह कलेक्टर उसका अलग अलग निर्धारण करते थे। मतलब हर एक जिले में अलग अलग सेब था। दूसरा, उस क्षेत्र में 2-3 चीज समस्या हो गई। और आपको राजस्व देना है एट एनी कॉस्ट, चाहे सूखा है चाहे बाढ़ है, आपकी फसल नष्ट हो जाए, कुछ भी हो, आपको राजस्व देना ही है। और आप आज भी देख रहे हैं पश्चिम क्षेत्रों में क्या कि सूखा आ गया, फसल बर्बाद हो गई, तो सरकार उसको टैक्स एग्जेम्पशन देती है, सरकार सहायता देती थी, टैक्स नहीं वसूलती थी। लेकिन यहां आपको टैक्स देना ही है। फिर कैसे देंगे? तो किसान महाजनों के पास गिरवी रखते थे, रेट वो लिखते थे 30 to 50%। जब वो वसूलने जाते थे वो हो जाता था 300 से 500%। और वो रैयत पुलिस के पास गया तो कहा कागज में जो लिखा वही है, सही है। न्यायालय के पास गया, न्यायालय कागज में जो लिखा वही है। तो कहा जाता है न्यायालय, पुलिस और महाजनों की टिकरी ने किसानों की स्थिति दयनीय कर दी। और महाजन, क्योंकि दक्षिण में जमींदारी बंदोबस्ती टाइप की कोई व्यवस्था नहीं थी और इस कारण वहां रैयतवारी व्यवस्था लागू किया गया। इस एरिया में पहले से जमींदार थे, लेकिन उन क्षेत्रों में पहले से जमींदार नहीं थे, इसलिए रैयत समझौता किया गया। लेकिन इसके बावजूद महाजन वर्ग के रूप में एक ऐसा जमींदार निकला जिसका दो हित साधित हो रहा था। एक, भूमि गिरवी पर लिया और आपको देना है 350 की जगह 300 से 500%, और उसके बदले में किसान खेती किया, उसका फसल काट लिया वहीं से, और फिर उसको, क्योंकि वो व्यापारी था, उसको आसानी से उसको बेच भी सकता था। तो वो व्यापारी और जमींदार दोनों के रूप में वहां पैदा हो गया।
विशेषकर जब वहां कमर्शलाइजेशन हुआ, कृषि का व्यवसायीकरण, कहा था कृषि के व्यवसायीकरण से किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। कपास का, कॉफी का वहां उत्पादन बहुत ज्यादा होने लगा, ब्रिटिश उद्योगों की पूर्ति के लिए, खासकर कपास का। किसान उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, सूखा आ गया, हैवी इन्वेस्ट, जैसे अभी सुनते हुए 5 लाख 10 लाख लगाया, कर्जा लिया, नहीं उपज हुआ, आत्महत्या कर लिया। और वहां इस समय क्या करता था, यहां तो बहुत कुछ, आज इतनी सहायता कार्यक्रम चल रहे हैं, तब आत्महत्या कर रहे हैं। और वहां पे क्या होता था, गिरवी रखिए और आपकी जमीन गई, आपके खेत से उपज कट गया। और इतना ही नहीं, वहां पे उनको भी, अब अगर जमीन भी चली गई, खेती उपज भी चली गई, और पेट भरने के लिए उन्हीं महाजनों के यहां बंधुआ मजदूर के रूप में आपको काम करना पड़ा। और इस कारण वहां पे कई विद्रोह हुए, जिसमें दक्कन के दंगे, दक्कन के जो दंगे हुए थे, जिसमें जो विद्रोह हुआ था वो महाजनों के खिलाफ विद्रोह था। उनकी ऊंची ब्याज दर के कारण हुआ था। गिरवी रखे भूमि के, या जो ऋण दिया जाता था, वो उसके ऊंची ब्याज दर के विरोध में वो दक्कन का दंगा हुआ था, जिससे निपटने के लिए 1879 में दक्कन एग्रीकल्चर एक्ट पारित हुआ, और यह 51% लागू था। पहले फिर इसको हम समझाते हैं, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। मालवाड़ी व्यवस्था, यह जो है पंजाब, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत के अधिकतर क्षेत्रों में यह लागू था। 30% क्षेत्र पे यह लागू था, मालवाड़ी व्यवस्था। इसमें जो समझौता किया था वो महाल से समझौता किया था। महाल यानी गांव से, गांव से यह समझौता किया था। तीनों व्यवस्था में सबसे बेहतर व्यवस्था यही थी, मालवाड़ी व्यवस्था। सबसे कम शोषण वाला यही था। इसमें यह होता था कि महाल से समझौता किया था, जहां का लंबरदार, जिसको मुखिया कहते थे, हम लोग कहते हैं, तो वो लंबरदार इतना वसूल करके दे दिया और अंग्रेजों को दे दिया। उसमें अगर किसी किसान की उपज नहीं हुई तो उसके बदले में एक महाल दे रहा था, तो उसकी बची रहती थी। आपस में ही समझौता कर करके वो दे देते थे। लेकिन इस क्षेत्र में भूराजस्व की दर सबसे ऊंची थी, और 1856 में सहारनपुर विद्रोह हुआ था किसानों का। उस विद्रोह के बाद दर कम की गई थी, जो कम भी की गई थी वो 55% से तक थी। 50% ला करके 50 से 55% रह गई, लेकिन उससे ज़्यादा थी रही होगी सहारनपुर विद्रोह के बाद। लेकिन उसका एक फायदा हुआ, अगर आप गौर करेंगे, जो चकबंदी व्यवस्था है उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा लागू आज है। उसके पीछे का कारण है महालवाड़ी व्यवस्था। सब ज्वाइंट होकर काम करते थे। तो आज चकबंदी जहां कहीं अगर लागू है सबसे बेहतर तो पंजाब में लागू है, उसके आसपास में लगे, क्योंकि वो व्यवस्था पहले से आ रही थी। लेकिन तीनों व्यवस्था में ऊंचा भू राजस्व दर, जमींदारों, महाजनों और बाद में ये लंबरदार भी जमींदार के रूप में, महाजन के रूप में उत्पन्न हो गए। उनकी वैल्यू, वो मालिक हो गए लगभग। तो इन तीनों व्यवस्था में किसको की स्थिति भूदासों जैसी हुई, दयनीय हो गई। उनका सिर्फ आर्थिक शोषण नहीं होता था, शारीरिक शोषण भी होता था।
जिसमें गणदेवता मैंने कहा बंगाल में, अब उसको पेट भरने के लिए वहां बंधुआ मजदूर करना जमींदारों के यहाँ, उनकी महिलाओं के साथ शारीरिक शोषण, आर्थिक शोषण तो था ही। और इस कारण भारत के अलग अलग क्षेत्र में विद्रोह हुए, जिसकी हम अब बता रहे हैं। तो 18वीं शताब्दी में सबसे बड़ा क्या हो गया, स्थानीय प्रकृति का सन्यासी विद्रोह। अब मुख्य रूप से देखेंगे 19वीं सेंचुरी में मोटा मोटी जो मुख्य विद्रोह हुए थे, एक नील विद्रोह, दूसरा पवना विद्रोह और तीसरा दक्कन के दंगे। ये मुख्य रूप से 3 विद्रोह हुए थे। ये तीनों विद्रोह आरंभिक रूप में स्थानीय प्रकृति से थे, लेकिन धीरे धीरे ये विद्रोह क्या हो गया है, राष्ट्रीय स्वरूप लेने लगा। देखिए, नील विद्रोह एकाधिकारी प्रभाव के कारण नील की व्यावसायिक खेती बहुत लाभप्रद थी। इस कारण यूरोपीय नील्हे यहां आकर के जमींदार के रूप में परिणत हो गए और यहां पे नील की खेती को, अब जमींदारी, यूरोपीय लोग यहां की जमींदारी खरीदने लगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा नील का उत्पादन हो सके और ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। क्योंकि एकाधिकारी प्रभाव मतलब हुआ है एकमात्र उत्पादन हो रहा था और पूरे यूरोप में यहां से सप्लाई हो रहा था। एकाधिकारी प्रभाव, नील की खेती। अब उसमें 2 समस्या आ रही थी नील खेती में। एक समस्या ये कि किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर किया जाता। तो कृषि के व्यावसायीकरण से किसान को फायदा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। मूल्य जो है वो उचित नहीं मिलता था, मूल्य अमान्य मिलता था, बहुत लो मिलता था और ददनी व्यवस्था के तहत अग्रिम रूप से कुछ राशि दे दी जाती थी। तो लाभ किसानों को न मिलकर के नील्हे जमींदारों को मिल रहा था। अगर उचित मूल्य मिलता तो विद्रोह नहीं होता, लेकिन मूल्य बहुत नीचा मिल रहा था। एक तो अगर नील की खेती किसान कर रहे हैं और उसको उचित नहीं मिल रहा तो लाभ नहीं हुआ। दूसरा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा नील की खेती कराने के लिए नीले जमींदार मजबूर करते थे, जिससे ज्यादा से ज्यादा यूरोप में उसको लाभ हो सके, इस कारण ग्रेन्स का उत्पादन, अनाज का उत्पादन क्या हो गया, कम हो गया। तो अनाज के उत्पादन कम होने से भुखमरी की भी स्थिति हो गई, ग्रेन्स शॉर्ट हो गया और उसमें बहुत सारा अनाज जो है वो यूरोप में, ब्रिटेन को निर्यात भी होता था। एक उत्पादन कम, दूसरा निर्यात, भुखमरी की स्थिति हो गई। कहा जाता है कि अंग्रेजों की भूराजस्व व्यवस्था के कारण, अंग्रेजों की आर्थिक नीति के कारण 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में मोटा मोटी अगर आप देखेंगे तो 19 से 18वीं से 19वीं शताब्दी में 2,88,00,000 लोग मारे गए भूख और अकाल से। यह अंग्रेजी रिसर्चर है विलियम डिग्वी, उसका कहना है 2,88,00,000। यानी 19वीं शताब्दी के अंतिम समय तक, मैंने 1800 से 1900 के बीच में कितना मरे, 2,88,00,000। तो नील की खेती के लिए मजबूर किया जाता। इसके खिलाफ विद्रोह हुआ नादिया, बंगाल के नादिया, वहां या नादिया जिले के, नादिया के गोविंदपुर में, क्या नादिया के गोविंदपुर में यह विद्रोह हुआ। दो मिनट का ब्रेक दो, पॉज कर दो जरा।
इस विद्रोह का नेतृत्व स्थानीय किसान नेता विश्वास बंधु दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास नामक दो बंधु कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे यह आंदोलन राष्ट्रीय रूप से में परिणत होने लगा, क्योंकि इस आंदोलन से कई बुद्धिजीवी जुड़ने लगे। एक हरिश्चंद्र मुखर्जी जो हिंदू पेट्रियट के संपादक थे, वो जुड़े और उन्होंने इस आंदोलन को स्थानीय रूप जो प्रकृति का था उसको बृहद रूप देने का कोशिश किया। कौन? हरिश्चंद्र मुखर्जी संपादक थे हिंदू पेट्रियट के। एक दूसरा, दीनबंधु मित्रा ने आगे चल करके इस पर एक नाटक लिखा, नील दर्पण। इससे भी इस आंदोलन का प्रसार बहुत ज्यादा हुआ और इस नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद माइकल मधुसूदन दत्त ने किया। इसने किया, माइकल मधुसूदन दत्त ने किया और यह आंदोलन काफी प्रभावी रहा। अंग्रेजों को मजबूर होकर के 1860 में नील आयोग गठित करना पड़ा। क्या करना पड़ा? नील आयोग गठित करना पड़ा और यह आदेश आंतरिक रूप से जारी करना पड़ा कि जो कृषक नील की खेती करना चाहते हैं वो करें, जो नहीं करना चाहते हैं नहीं करें। लेकिन अब जमींदार जो ऊंची बोली से जमींदारी खरीदे थे तो उनको बहुत नुकसान हुआ, तो बिहार की ओर पलायन कर गए। जो हम चंपारण सत्याग्रह की बात करेंगे तो करेंगे, है ना। तो यही नीले जमींदार जो है वो कहाँ आ गए? ट्रांसफर हो गए बिहार में। मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, चंपारण, इन क्षेत्रों पे इन लोगों का कब्जा हुआ। उसको बाद में हम लोग देखेंगे जब चंपारण सत्याग्रह आएंगे। दूसरा है पवना विद्रोह। यह विद्रोह जमींदारों के खिलाफ 1870 के दशक में 72-73 में यह विद्रोह हुआ था, पवना विद्रोह। यह जमींदारों के खिलाफ। और इनकी मांग थी कि हम महारानी की रैयत बने रहना चाहते हैं, महारानी हमें जमींदारों के शोषण से बचाए। एक चीज और याद रखिएगा, पहला व्यवस्थित किसान आंदोलन कौन था? तो नील विद्रोह पूछेगा परीक्षा में। पहला व्यवस्थित आंदोलन नील विद्रोह। लेकिन पहली बार किसानों का संगठन स्थापित हुआ था तो पवना विद्रोह में। यूसुफजाई में ये कृषक लीग की स्थापना की गई। ये पहला संगठित किसान संगठन था यहाँ पे। अब ये पवना विद्रोह क्या कह रहा है कि हमें जमींदारों से बचाइए, हम आप महारानी की रैयत होना चाहते हैं। अब ब्रिटिश सरकार के लिए बहुत खराब स्थिति होगी। एक कोई किसान कह रहा है कि हम आपकी रैयत होना चाहते हैं, आप हमें बचाइए, उसकी आवाज कैसे नहीं सुने? न्याय का शासन कह रही हम दे रहे हैं, अब आपसे न्याय मांग रहा है, हम आपकी रैयत होना चाहते हैं और जमींदार फायदा दे रहा है, तो बहुत स्थिति खराब हो गई। जब जमींदारों को लगा हो सकता है ब्रिटिश सरकार इसकी सहायता कर दे, इसके पक्ष में फैसला दे दे, तो उन्होंने इसे सांप्रदायिक रूप दे दिया। हालांकि
इस विद्रोह में कई हिंदू भी शामिल थे, किसान सिंह, शंभूपाल, ये सब शामिल थे। लेकिन हिंदू पेट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने भी अपने पत्रिका के माध्यम से इसको सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश की। जमींदारों की संस्था लैंड होल्डर सोसाइटी ने भी इसको क्या किया, सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश की। लेकिन किसान की बातों को माना गया और कहा जाता है 1885 में जो बंगाल टेनेंसी एक्ट, बंगाल टेनेंसी एक्ट जो है, बंगाल टेनेंसी एक्ट, बंगाल टेनेंसी एक्ट इसी के द्वारा पारित हुआ। कब? 1885 में। पवना विद्रोह का परिणाम आप कह सकते हैं बंगाल टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। बंगाल किराएदारी कानून पारित हुआ पवना विद्रोह के कारण। तीसरा, दक्कन के दंगे। मैंने कहा कि दक्कन में महाजनों के द्वारा जो ऊंची ब्याज पर ऋण दिया जाता था और उसके आलोक में उनकी जमीन छीन ली जाती थी, उनकी उपज छीन ली जाती थी, उसके खिलाफ दक्कन के दंगे हुए। किसके खिलाफ? महाजनों के खिलाफ। दक्कन के दंगे किसके खिलाफ हुए? महाजनों के खिलाफ। और दक्कन के दंगे का इतना भयानक स्वरूप रहा कि ब्रिटिश सरकार को सामने आना पड़ा और 1879 में डेक्कन एग्रीकल्चर एक्ट पारित करना पड़ा। कौन सा पारित करना पड़ा? डेक्कन एग्रीकल्चर एक्ट। यानी धीरे धीरे ये स्वरूप राष्ट्रीय स्वरूप लेने लगा, लेकिन था स्थानीय प्रकृति का है। अब वह है तीसरी राष्ट्र 20वीं शताब्दी, जिसको आप राष्ट्रवादी स्वरूप में भी देख सकते हैं। इसमें एक धारा कांग्रेस की, दूसरी धारा वामपंथी की और तीसरी अन्य मिश्रित टाइप की होगी। अब देखिए कांग्रेस में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला चंपारण सत्याग्रह देखिए। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह बहुत सारा है। खेरा सत्याग्रह, साराबंदी आंदोलन, साराबंदी आंदोलन, अवध किसान आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह, ये सब मुख्य थे। वामपंथी धारा में तेलंगाना आंदोलन और तेभागा आंदोलन, और अन्य में आप ले सकते हैं सहजानंद सरस्वती का किसान आंदोलन, सहजानंद सरस्वती। ये मुख्य रूप से, वैसे और भी बहुत सारे हैं जो बताएंगे। सहजानंद सरस्वती का जो किसान आंदोलन था उसको, चंपारण सत्याग्रह, अभी मैंने बताया कि निरे जमींदार अब यहां आ गए। उन्होंने एक सीख ली। क्या सीख ली? कि वहां पर पूरी अधिकतर भूमि पर कहा जाता खेती कीजिए, नील की,
और उससे भुखमरी की स्थिति हो गई उत्पन्न। उससे भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई। अब देखिए, तो अब इन्होंने क्या किया, पूरे कट्ठे पर नहीं कहा, 17 कट्ठे पर, 1 बीघे में 17 कट्ठे पर तुम अनाज उत्पादन करो, सिर्फ 3 कट्ठे पर तुम नील की खेती करो। इसलिए इसका नाम पड़ा 3 कठिया व्यवस्था। और लेकिन शोषण की स्थिति जारी थी। एक तो भूमि की पैमाइश 2 बीघे को 1 बीघे कर दिया था। ये उस समय भी होता था, इस समय भी होता था। यह मोटा मोटी 6 कट्टे पर काम करवा दिया जाता था। मूल्य भी उसी तरीके से। और अगर नील की खेती से बचना है तो आपको तवान क्या देना था, तवान। तवान देकर ही बच सकते हैं आप। तवान जो होता था, एक मुश्त राशि निरह जमींदारों को देना होता था। उस एक मुश्त राशि के बाद ही आपको नील की खेती से मुक्ति मिल सकती थी, और वो ऊंची राशि होती थी। तो बहुत कम किसान उस तवान देकर के बच पा रहे थे, लेकिन होता था तवान। दूसरा, जो शोषण का दस्तूरदारी था, तो उसके बाद वहां भी मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, चंपारण में 1865-66 में, उसके बाद भी खास के 65-66 में मुजफ्फरपुर, चंपारण में बहुत तीव्र विद्रोह हुआ था किसानों का। उसके बाद भी यह विद्रोह जारी रहा। दिल्ली में निरह जमींदार माने नहीं, और उनको प्रोटेक्शन भी था अंग्रेजों। लेकिन चंपारण के सत्याग्रह के पहले की परिस्थिति बहुत चेंज हो गई। 1913 में जर्मनी में रासायनिक नील की खोज हो गई। 1913 में जर्मनी में रासायनिक नील की खोज हो गई। अब रासायनिक नील की खोज होने से अब नील की खेती का कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि रासायनिक नील सस्ता था। अब निरह जमींदारों को बहुत नुकसान हुआ। वो तो बहुत लाभ ले रहे थे, अचानक क्या हुआ, बंद हो गई। तो अब कह रहे कि कैसे वसूली करेंगे। तो जर्मनी में रासायनिक नील की खेती होने के बाद जब नीले जमींदारों की स्थिति, उनको बहुत नुकसान हुआ, ऊंची बोली लगा करके उन्होंने जमींदारी खरीदी थी, तो उन्होंने राजस्व की दर क्या कर दी, ऊंची कर दी। और इसी के विरोध में वहां आंदोलन शुरू हुआ, और मुरली भैरवा के निवासी राजकुमार शुक्ल गांधी जी से लखनऊ अधिवेशन में मिलने गए, और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम चंपारण के कृषकों की दशा को सुनेंगे। और अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण सत्याग्रह दृष्टिकोण से पधारे, बिहार आए। पीर मोहम्मद मुनीस
पीर मोहम्मद मुनीस ने दुखी आत्मा दुखी हृदय नाम से एक पुस्तक लिखी, जिसमें चंपारण के नील किसानों की दुर्दशा का वर्णन है। कौन? पीर मोहम्मद मुनीस। पीर मोहम्मद मुनीस कौन? क्या था? दुखी आत्मा दुखी हृदय नाम पुस्तक में किसानों की दुर्दशा का वर्णन पीर मोहम्मद मुनीस ने किया। मोतिहारी में चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्होंने अपना कार्यालय खोला। मोतिहारी में ही उन पर केस भी हुआ था। जिस समय चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने छेड़ा, उस समय बिहार के गवर्नर एडवर्ड गेट थे। गांधी जी के साथ कई बिहार के नेता और कुछ बाहरी लोग जुड़े हुए थे। नरहरि पारिख, महादेव देसाई, जेवी कृपलानी, प्यारे लाल जैसे बाहरी नेता। जेवी कृपलानी हालांकि लंगट सिंह कॉलेज के प्रोफेसर थे। उसके बाद बिहार से ब्रजकिशोर प्रसाद, धरणीधर प्रसाद जैसे नेता इस आंदोलन से जुड़े। धरणीधर प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद जैसे नेता जुड़े। ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। एफजी सलाई के नेतृत्व में एक एगेरियन कमेटी गठित की गई, जिसमें ये लोग मेंबर थे। और इसके एफजी सलाई कमेटी की सिफारिश के आधार पर कर को 50% से 25% कर दिया गया और जिनसे वसूला गया था उन्हें वापस कर दिया गया और तिनकठिया व्यवस्था को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। यह आंदोलन ऐसा आंदोलन था जिसने न सिर्फ किसान आंदोलन की दशा एवं दिशा को परिवर्तित कर दिया, बल्कि इसने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप में भी क्रांतिकारी परिवर्तन किया। इस आंदोलन ने किसी भी आंदोलन की प्रचार प्रसार में पत्र पत्रिकाओं की अहम भूमिका को उजागर किया। खास कि बिहारी टाइम्स ने इस आंदोलन का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया, जिसका व्यापक प्रभाव देखा गया। चंपारण सत्याग्रह में से राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत बड़ा नेतृत्व प्राप्त हुआ। एक तो बिहार के स्तर पे और दूसरा राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी का पदार्पण भी इसी से हुआ। महात्मा गांधी के पदार्पण ने कांग्रेस में जो द्वंद्व था उसे खत्म कर दिया। जो गर्मपंथी और नरमपंथी के बीच द्वंद्व था उसको खत्म कर दिया और संपूर्ण भारत गांधीवादी विचारधारा से ओतप्रोत हो गई।
किसी भी आंदोलन की स्पष्ट रणनीति क्या होनी चाहिए, स्पष्ट दिशा निर्देश क्या होने चाहिए, जो इस आंदोलन से पता चला। सत्याग्रह की पहली शुरुआत यहीं से हुई और एक निश्चित उद्देश्य क्या होगा, इसकी नींव पड़ी। और उसके बाद गांधीवादी जितने भी आंदोलन थे उसमें एक निश्चित उद्देश्य स्थापित किए गए। जैसे असहयोग आंदोलन में स्वराज, सबने वज्ञा आंदोलन में पूर्ण स्वराज, और भारत छोड़ो आंदोलन में भारत छोड़ो, एक स्पष्ट रणनीति हुई। किसान आंदोलन जो स्थानीय प्रकृति का था अब राष्ट्रीय पटल पर आने लगा। किसान आंदोलन ने राष्ट्रीय नेताओं को एक बड़ा प्लेटफॉर्म प्रदान कर दिया। जैसे चंपारण सत्याग्रह से गांधी जी का पदार्पण हुआ, उदय हुआ, उसी तरह आगे के किसान आंदोलनों से भारत को कई बड़े बड़े राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता मिले। जैसे अवध किसान आंदोलन या उत्तर प्रदेश किसान आंदोलन से जवाहरलाल नेहरू का पदार्पण हुआ। खेरा सत्याग्रह और बारदौली सत्याग्रह से सरदार वल्लभ भाई, साराबंदी आंदोलन से सरदार वल्लभ भाई पटेल का उदय हुआ। तो ये बड़ा बड़ा नेतृत्व हमें किसान आंदोलन से मिला। इसलिए इसे कहा था इसको रेवोल्यूशनरी चेंज, क्रांतिकारी मोड़ माना जाता है। चंपारण सत्याग्रह को राष्ट्रीय आंदोलन में, किसान आंदोलन में क्रांतिकारी मोड़ पर माना जाता है। लोगों को इकट्ठा किया, लोग जुड़े, सत्याग्रह और अहिंसा के नाम पर लोग जुड़े, एक स्पष्ट नीति सेप हुई। जब गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन खत्म किया तो मोतिहारी कार्यालय का कार्यभार जनकधारी प्रसाद को सौंपा। चंपारण सत्याग्रह के बाद खेरा सत्याग्रह, यह 1918 में गुजरात में मोहनलाल पांड्या के नेतृत्व में हो रहा था। खेरा सत्याग्रह 1918 में मोहनलाल पांड्या के नेतृत्व में हो रहा था, जिससे बाद में गांधी जी जुड़े और यहीं पे उन्हें इंदुलाल याग्निक और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे सहयोगियों का साथ मिला। खेरा सत्याग्रह, पटेल का पदार्पण आप कह सकते हैं खेरा सत्याग्रह में ही हुआ। और उसी समय में पटेल के द्वारा साराबंदी आंदोलन भी चलाया गया था। साराबंदी आंदोलन किसानों का आंदोलन था जो पटेल के द्वारा चलाया गया था। अवध किसान आंदोलन जो उत्तर प्रदेश में, जिससे सरदार वल्लभ भाई पटेल पंडित जवाहरलाल नेहरू का पदार्पण हुआ, इसमें बाबा रामचंद्र और मदारी पासा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। एका आंदोलन चला था अवध क्षेत्र में। कौन कौन? मदारी पासा, बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू। अवध किसान आंदोलन। बारदौली सत्याग्रह किसान आंदोलन का आप कह सकते हैं, अगर सजानंद सरस्वती को हटा दें तो चरम था। बारदौली सत्याग्रह बढ़े हुए टैक्स 22% कर दिया गया था, जबकि वहां पर सूखा आ गया था इसके बावजूद, और मजबूर होकर के ब्रिटिश सरकार को 6.03% करना पड़ा। और इस आंदोलन में कहा था, बारदौली सत्याग्रह पहला आंदोलन था जिसकी गूंज मुंबई लेजिस्लेटिव असेंबली और ब्रिटिश पार्लियामेंट में सुनाई दी थी। यह पहला किसान आंदोलन था जिसकी गूंज मुंबई लेजिस्लेटिव असेंबली और ब्रिटिश पार्लियामेंट में सुनाई दी।
और इसी आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि वहां की महिलाओं ने दी। वामपंथी धारा में अगर देखेंगे तो तेलंगाना आंदोलन और तेभागा आंदोलन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कहा जाता है आधुनिक भारतीय इतिहास का पहला गुरिल्ला किसान आंदोलन था यह, जिसमें जमींदारों और निजाम के खिलाफ किसानों ने वामपंथियों के साथ जुड़ करके यह आंदोलन किया। यह भारत का पहला, पूछा था भारत का पहला गुरिल्ला किसान आंदोलन कौन था, तो यह तेलंगाना आंदोलन था। रवि नारायण रेड्डी और पी सुंदरैया इसके प्रमुख नेता थे। उसके बाद तेभागा आंदोलन, यह बंगाल में हुआ था फ्लाउड कमीशन की सिफारिश पर, जो बटाईदारों के लिए के हितों के लिए था, लेकिन वो लागू नहीं हो सका था। फ्लाउड कमीशन को लागू करने के लिए यह आंदोलन हुआ था बंगाल में, तेभागा आंदोलन। अन्य में आप कहते हैं सहजानंद सरस्वती, जिनका नारा था लठ हमारा जिंदाबाद, लठ हमारा जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी थे, लेकिन इनकी कर्मभूमि बिहार थी। 1929 में उन्होंने बिहार किसान सभा की स्थापना की हरिहरपुर क्षेत्र सोनपुर मेला में। और धीरे धीरे सहजानंद सरस्वती का किसान आंदोलन व्यापक रूप ले लिया। 31 के समय में सरदार वल्लभ भाई पटेल, यह आंदोलन इसलिए व्यापक रूप ले सका कि यह धीरे धीरे पैन इंडिया में चेंज होने लगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल सहजानंद सरस्वती की आंदोलन, किसान आंदोलन से प्रभावित होकर के बिहार में जगह जगह किसानों को संबोधित किया। खुद सहजानंद सरस्वती ने 250 सभा की। कहा था 2.5 से 3 लाख किसान इससे जुड़ गए संगठन से। इसकी व्यापकता को देखकर जमींदार डर गए और जमींदारों ने अपना एक अलग संगठन खड़ा कर दिया इसके विरोध में, जिसको अंग्रेजों का साथ मिला हुआ था। उद्देश्य था जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन, बकास्त भूमि की वापसी, सिंचाई कर कम होना, ये सब इस आंदोलन के उद्देश्य थे। जब इस आंदोलन को व्यापकता मिली तो कांग्रेस ने कहा कि इस व्यापक आंदोलन को अगर अपने से जोड़ देंगे तो बहुत लाभ होगा। और किसानों को आश्वासन दिया गया कि आपकी मांगों को ध्यान में रखा जाएगा, और इसके लिए राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। किसकी अध्यक्षता में? राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। और कहा जाता है 1936 में जब लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की पहली बैठक हो रही थी, जिसके अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती थे और सचिव NG रंगा थे, उस आंदोलन में कहा था फैजपुर में भी किसान आंदोलन कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। जवाहरलाल नेहरू खुद उसमें आए थे और उन्होंने सहजानंद सरस्वती से समझौता किया कि जो 35 एक्ट के बाद जो चुनाव की घोषणा की गई 1937 में,
आप हमारा समर्थन करें, हम आपकी समस्याओं को दूर करेंगे। और सदानंद सरस्वती ने समझौता मान लिया। लेकिन 37 में श्री कृष्ण सिंह की सरकार आई तो उसने धोखा दिया और मांग तो नहीं मानी, राजेंद्र प्रसाद की जो कमेटी गठित की गई थी उसको भी भंग कर दिया। किसानों के साथ धोखा हुआ। बकास्त भूमि की पुनर्वापसी के लिए कार्यानंद शर्मा के संदर्भ में वहां आंदोलन हो रहा था। ब्रह्मानंद शर्मा इस सबके साथ आंदोलन हो रहा था। छपरा में अनवारी आंदोलन, राहुल संकीर्तन के द्वारा हो रहा था। कहा जाता है कांग्रेस के धोखा के बाद सदानंद सरस्वती वामपंथी धारा की ओर जुड़े। कार्यानंद शर्मा या ये राहुल संकीर्तन ये समाजवादी विचारधारा के थे, तो इनका वकास्त आंदोलन या अनवारी आंदोलन वो इसी से प्रेरित था। लेकिन 1939 तक आते आते स्थिति दयनीय हो गई सदानंद सरस्वती की। क्यों? तो 3 कारण थे। एक, वामपंथी से जुड़ा हुआ और वामपंथी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों का साथ दे दिया तो प्रतिष्ठा गिर गई। एक दूसरा, सदानंद सरस्वती में भी 2 गुट हो गया। एक वामपंथी धारा जुड़ना चाहता था और एक कांग्रेस धारा जुड़ना चाहता था। तीसरा, अंग्रेजों ने 2 काम किया। एक तो कुछ छूट प्रदान की और कुछ निर्ममता भी किया। इसके कारण सदानंद सरस्वती का किसान आंदोलन शिथिल पड़ गया। लेकिन कहा जाता है यह सदानंद सरस्वती का ही प्रभाव था कि भारत में पहली बार जमींदारी उन्मूलन की व्यवस्था लागू हुई तो बिहार में हुई। 1950 में इनकी मृत्यु हो गई और जमींदारी उन्मूलन उसी समय में आया है। बिहार पहला स्टेट है जिसने जमींदारी उन्मूलन कानून को पारित किया। इसमें सदानंद सरस्वती के प्रयास को आप माने। बिहार में इसके अलावा भी कई किसान आंदोलन हुए। एक 22-23 में मुंगेर किसान सभा की स्थापना हुई जिसके अध्यक्ष मोहम्मद जुबैर थे, उपाध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह थे। इसके अलावा एक और आंदोलन जो काफी प्रसिद्ध था, जो 1918 से 1920 के बीच चला था। 18 से शुरू हुआ और असहयोग आंदोलन से भी यह के दौरान भी यह चल रहा था। वह था स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में चला आंदोलन। स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में चला आंदोलन जिसकी शुरुआत पंडौल से हुई थी, दरभंगा महाराज के खिलाफ था। इस आंदोलन में कृषक समाचार नामक पत्रिका ने इस आंदोलन को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। कृषक समाचार, और इस आंदोलन का प्रभाव मधुबनी, दरभंगा तो रहा ही, पूर्णिया, सहरसा जैसे क्षेत्रों में इसका फैलाव हुआ। लेकिन यह आंदोलन सफल नहीं हो सका। इसके पीछे भी कई कारण थे। एक तो दरभंगा महाराज ने कुछ खुद सुधार कर दिया और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण यह था कि कांग्रेस का इस आंदोलन से असहयोगात्मक रुख था
कि कांग्रेस दरभंगा महाराज से अनुप्राणित थी। दरभंगा महाराज कांग्रेस को प्रचुर मात्रा में अनुदान दिया करते थे। एक मैंने बताया ही है कि जब इलाहाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन नहीं के लिए जगह नहीं मिल रहा था, तब दरभंगा महाराज ने इलाहाबाद में लोथायर हाउस खरीद के दे दिया था और वहीं पर आंदोलन हुआ। और उसके बाद कांग्रेस को प्रचुर मात्रा में अनुदान देते थे। इसीलिए कांग्रेस ने क्योंकि 1920 का जो असहयोग आंदोलन के समय भी चल रहा था, तो उससे जुड़ जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वह दरभंगा महाराज के खिलाफ था, इसलिए कांग्रेस ने इसका समर्थन नहीं किया। लेकिन इस आंदोलन में कृषक समाचार नामक पत्रिका का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका था। उसी तरह शाहजानंद सरस्वती के हुंकार, उन्होंने हुंकार नामक पत्रिका लिखी थी, उसका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान था। यह भी आप ध्यान में रखेंगे किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। इससे जुड़ा हुआ 3 मेंस का क्वेश्चन होगा। 1, चंपारण सत्याग्रह कैसे निर्णायक मोड़ था, 1। दूसरा, शाहजानंद सरस्वती का योगदान, 2। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन का स्वरूप क्या था, कारण क्या था, स्वरूप क्या था और परिणाम क्या क्या निकला। तो स्वरूप देख लीजिए, 18वीं शताब्दी में स्थानीय प्रकृति का, स्थानीय प्रकृति से शुरू होकर राष्ट्रीय स्वरूप की ओर, और यहाँ राष्ट्रवादी या 3 धारा, यही आपको लिखना है। तो बना करके राष्ट्रीय स्वरूप में आप उसको देखेंगे, स्वरूप क्या था, कारण क्या था। तो कारण क्या था, अंग्रेजों की बुराइश व्यवस्था का शोषणकारी रूप, स्वरूप ये हो गया। और परिणाम क्या हुआ, तो इसके खिलाफ विद्रोह हुए और इससे कई जगह क्या मिली है, छूट मिली है, खर्मस्तर छूट मिली है, जो अलग अलग एक्ट पारित हुए जिसमें किसानों को संरक्षण मिला है। और यह राष्ट्रीय आंदोलन को रूपरेखा तैयार करने में किसान आंदोलन की बहुत महत्वपूर्ण, वो आधार तैयार किया। मतलब राष्ट्रीय आंदोलन को व्यापक आधार देने में किसान आंदोलन ने अहम भूमिका निभाई। इसका प्रकृति राष्ट्रीय नेतृत्व तैयार करने में किसान आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आज भी किसान आंदोलन का जो संगठित स्वरूप देखते हैं, उसके पीछे भी बैकग्राउंड यही है। तो वो चीज भी आपको प्रभाव में लिखना है। तो 3 क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे। पहला, अखिल भारतीय स्तर पर किसान आंदोलन का स्वरूप क्या था, कारण क्या था, परिणाम क्या निकला। दूसरा, चंपारण सत्याग्रह कैसे निर्णायक मोड़ था। और तीसरा, शाहजानंद सरस्वती का किसान आंदोलन में क्या योगदान था। एक मेंस हम कल